नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आजकल आप रोज सुन रहे होंगे कि उत्तराखंड के जोशीमठ से लेकर कर्णप्रयाग और उसके बाद टिहरी तक बड़ी-बड़ी दरारें पड़ रही हैं, भू-धसाव की स्थिति पैदा हो गई है, लोग हैरान और परेशान हैं। लोग वहां से पलायन कर रहे हैं, बल्कि लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट भी किया जा रहा है। सरकार कह रही है कि हम इतना पैसा देंगे, आप अपना इंतजाम कर लीजिए। बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। और ये हुआ क्यों? इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है बागेश्वर से, उत्तराखंड के बागेश्वर से वरिष्ठ पत्रकार चारू तिवारी जी, जो कि जी। उस इलाके की रग-रग से वाकिफ है, वहां जाते रहे हैं, उन्होंने वहां खूब काम किया है, वो एक सोशल एक्टिविस्ट भी है। और हाँ, तिवारी जी पत्रकार भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो पत्रकारिता के गलियारे हैं, उनमें वो सक्रिय रहते हैं, सारी खबरें उनको उत्तराखंड की रहती हैं। तिवारी जी, बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। हाँ, 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 नमस्कार आपको बहुत-बहुत। जी। तिवारी जी, ये जो अभी फिलहाल जो स्थिति पैदा हुई है जोशीमठ में और उसके बाद अब तो टिहरी और बाकी इलाकों कर्णप्रयाग के बारे में भी ये सुना जा रहा है। ये स्थिति उत्पन्न क्यों हुई? हमको पहले आप ये बताएँ। अ, देखिए पांडे जी, सबसे पहले आपका बहुत-बहुत आभार कि आपने पूरी पहाड़ की संवेदनाओं के साथ इस बात को रखा है कि पहाड़ की तमाम ये समस्याएँ पैदा क्यों हुई। असल में हिमालय को इसी संवेदन दृष्टि से समझने की ज़रूरत है और जिसको नीति नियंताओं ने लंबे समय तक नहीं समझा। हम एक बात ही नहीं समझ पा रहे हैं कि इस समय जो 75 साल आज़ादी के हुए हैं और कहा जा रहा है कि इसको एक अमृत महोत्सव के रूप में आज़ादी के उत्सव को मनाया जा रहा है। लेकिन उत्तराखंड के जो जल, जंगल, ज़मीन के सवाल थे, वो आज़ादी के समय राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे और उत्तराखंड के लोग आज़ादी के आंदोलन में भी इन्हीं जल, जंगल, ज़मीन के सवालों के लिए लड़ रहे थे और स्थानीय लोगों के हक-हकूक़ की लड़ाई को लड़ रहे थे ताकि इस ढंग की तमाम चीज़ें उत्तराखंड में ना हो। सबसे पहले बात हिमालय की उस संवेदना को समझने की ज़रूरत है क्योंकि हिमालय अब तो इस बात को कहने की बार-बार ज़रूरत भी नहीं है। अब तो पब्लिक डोमेन में इतना ज़्यादा हिमालय के बारे में लोगों को पता है कि कितना संवेदन और कितना भूगर्भीय दृष्टि से कितना व क प कोमल पहाड़ है, कितना नया पहाड़ है हिमालय जिसमें बहुत गहरी समझ के साथ नीतियाँ बनाने की ज़रूरत थी। अब जब मैं आपने एक सवाल ये किया है कि ऐसी ज़रूरत क्यों पड़ी? तो एक लाइन में इसका उत्तर है, ज़्यादा कहने की ज़रूरत ही नहीं है। एक ही जी। लाइन में उत्तर है कि उत्तराखंड की जो जोशीमठ में जो सब कुछ हुआ है वो नीति जनित है। वो प्राकृतिक आपदा नहीं है। वो व्यक्तिजनित नहीं है, वो नीतिजनित है। नीतियों ने इस आपदा को न्योता दिया है और वो एक दिन में नहीं हुआ है। हिमालय को आप समझते हैं कि भूगर्भीय ये हलचलें कोई नई बात नहीं है उत्तराखंड के अंदर हमारे लिए। हिमालय के अलग-अलग किस्म के भूगर्भीय लेकिन जो ये हुआ है जोशीमठ में, अभी आपने ऋषिगंगा में पिछले समय इतनी बड़ी बाढ़ आई थी उसको देखा है, अभी 2013 में इतनी बड़ी आपदा हिमालय में आई थी। केदारनाथ में आई थी, ये सब मैन मेड हैं, ये सब मानव जनित हैं, ये सब नीति जनित हैं, ये सरकारों द्वारा लाई गई हैं, ये हिमालय को मुनाफाखोर दृष्टि से देखने का परिणाम है। असल में हिमालय को देखने की 2 दृष्टियाँ हैं। एक दृष्टि है हिमालय को शुभ्र सफेद सांस्कृतिक चेतना और उसके जो हिमालय की जो विशेषताएँ हैं, उनकी दृश्य देखने की बात है। जैसे हम हिसालों को देखते हैं, किरमौर को देखते हैं, हम बुराश को देखते हैं वह एक दृष्टि है और एक दृष्टि है कि हिमालय को संसाधनों को लूट का उपनिवेश बनाने की दृष्टि जो सरकारें लगातार करती रही हैं और 70 के दशक के बाद उत्तराखंड के अंदर आप सब लोग जानते हैं कि इतना बड़ा मूवमेंट चला जंगलों को बचाने का जिसको पहले वन आंदोलन था बाद में उसको चिपको आंदोलन के नाम से भी जाना गया और दुनिया के अंदर और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या है कि उसी रैणी गांव में जहां से 1974 में इतना बड़ा चिपको आंदोलन चला उसी रैणी गांव के नीचे से भी लाता परियोजना की सुरंग है और जो ये विष्णुगार तपोवन परियोजना की सुरंग है उसने इस समय जो एनटीपीसी की है जिसको 2002 में उत्तराखंड सरकार और एनटीपीसी के बीच एक उससे इसको चालू किया गया था लेकिन 2009 में एक इसी की सुरंग के रिसने से एक बड़ा खतरा पैदा हो गया था। उस समय भी
आप जैसे और हम जैसे तमाम साथियों ने लिखा, पढ़ा, बोला, आंदोलन हुए। आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि जब 2009 में हमारे साथी जोशीमठ में इस बात को लेके आंदोलन कर रहे थे कि एनटीपीसी की जो सुरंगें हैं, उसके कारण जो है ये प पानी रिस रहा है, तो उस समय तमाम लोगों को मुकदमे तक सरकार चला रही थी। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये सरकारें, ये नीति नियंता चीज़ों को ये विद्युत उत्पादन के नाम पर जो बड़ी-बड़ी परियोजनाओं को लाने का जो षड्यंत्र कर रही थी, उसका ये परिणाम आज जोशीमठ है। तिवारी जी, ये जो एक बड़ा चर्चा हो रही है कि एमसी मिश्रा कमेटी की कोई रिपोर्ट उसके हुँ, बारे में कहा हुँ, जा रहा है, उस पर हुँ, अमल हुँ, नहीं किया गया, वो डस्टबिन में हुँ, फेंक दी गई। अगर उस पर अमल हुँ, किया जाता तो शायद ये स्थिति पैदा नहीं होती है। पहले ही कह दिया गया था कि इस तरह की परेशानियां पहाड़ में पैदा हो सकती है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? हुँ। निश्चित रूप से हमारे एक बहुत बड़े भूगर्भ शास्त्री थे जिनको पूरी दुनिया में जाना जाता है, खड़क सिंह बल्दिया। खड़क सिंह बल्दिया तो यहाँ तक कहते थे कि नीति नियंताओं ने जिस ढंग से पूरे हिमालय को छेद दिया है, जिस ढंग से खोद दिया है, जिस ढंग से लीलने का काम किया है, और बहुत सारी भूगर्भ शास्त्रियों ने भी समय-समय पर इस बात को चेताया है और बहुत सारे पर्यावरणविदों ने भी समय-समय पे चेताया है। और जो लोग हिमालय में रहते हैं, जो गाँव में रहते हैं, जो गाँव को हिमालय को और शिद्दत के साथ समझते हैं, गहराई के साथ समझते हैं, उन्होंने बार-बार आंदोलन किए हैं इस पूरी बेल्ट में और बार-बार कहा है कि भई ये खतरनाक परियोजनाओं को यहाँ मत लाइए। आपको मैं एक आंकड़ा देता हूँ, अगर इन सरकारों की चली होती, अगर लोगों ने बहुत प्रतिकार नहीं किया होता, लोगों ने भारी प्रतिकार किया, उसके कारण उत्तराखंड के अंदर ये समझते थे कि हम 40,000 मेगावाट बिजली पैदा कर लेंगे और उत्तराखंड के पूरे नदियों को विशेषकर 27 बड़ी नदियों को बाँधने का इन्होंने कार्यक्रम बनाया था और लगभग 558 बाँधों का प्लान पूरे उत्तराखंड के अंदर इन नीति नियंताओं ने रखा था। और उसमें अगर इन सब की चलती, तो हमारे यहाँ लगभग 1600 किलोमीटर की सुरंगें पूरे हिमालय को पाटने के लिए काफ़ी थी और उसमें 52 लाख जनता उन सुरंगों के ऊपर खड़ी होती। ये पूरा मोटा-मोटा जो हम लंबे समय से बाँधों के बारे में सुन रहे हैं, ये सब था। अब आप समझ सकते हैं कि हमारे गाँव में पहले से कहते थे कि उच्च हिमालयी क्षेत्रों में सीटी बजाना मना है, ज़ोर से बोलना मना है। लोग कहते थे कि वहाँ पर बंदेबियाँ नाराज़ हो जाती हैं। लोग कहते थे क्योंकि हमें लगता है कि वो उस संवेदनशीलता को हिमालय की जानते थे, जो कि जिसमें अभी कंपन चल रही है, जिसमें अभी भूगर्भीय हलचलें हैं, जैसा भूगर्भ शास्त्री कहते हैं। जहाँ सीटी बजाना मना ना था, जहाँ ताली बजाना मना था, जहाँ ज़ोर से बोलना हमारे पुरखे मना करते थे, वहाँ आप बड़ी-बड़ी मशीनों से पूरे हिमालय को छेदने का काम कर रहे हो, तो निश्चित रूप से इसके परिणाम होने ही थे। मैं इस बात को कहूँगा कि एक तो विकास के विकेंद्रीकरण और पूरे इस विकास की परिकल्पना में आदमी का न होना, ऐसे आपदाओं की तरफ न्योता उसने देना है क्योंकि उसमें आपके विकास में आदमी नहीं है। आपके विकास में कोई भौतिक चीज़ है, आपके विकास में मुनाफ़ाखोर कंपनियाँ हैं, वो मुनाफ़ाखोर नीतियाँ हैं, जो कि एक एक ढंग से पूरे समाज को लील लेना चाहती हैं और इसका सबसे बड़ा जोशीमठ उसका गवाह है। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ टिहरी के लिए बहुत लंबा आंदोलन चला, लोगों ने कहा कि बाँध मत बनाओ। अभी आपने देखा होगा कि अभी जो बहुत बड़ा बाँध बन रहा है, टिहरी से भी बहुत बड़ा बाँध जो पंचेश्वर में बनने वाला है, जिसमें 152 गाँव को लीलने का, वो भी एक ऐसे ज़ोन में बन रहा है। आप जानते हैं पिथौरागढ़ कितना सेंसिटिव ज़ोन है भूगर्भीय दृष्टि से, तो वहाँ भी वो बनाने में आमादा हैं। और इसी क्षेत्र में जहाँ जोशीमठ में आप देख रहे हैं, वहीं पर एक नदी हमारी बची थी, पिंडर नदी, उसमें भी लंबे समय से बाँध परियोजनाओं को बनाने के लिए लगातार सरकार कोशिश कर रही है और जनता ने बहुत विरोध किया है। हमारी नदियाँ लगातार इन मुनाफाखोरों के चंगुल में हैं और अभी आपने देखा होगा जब ये सब कुछ चल रहा था, तो अभी कल ही हमारे जोशीमठ के सामने गाँव है चाई गाँव, जो 2006 में विष्णुगार ये हमारे क्या परियोजना है विष्णुगाड़। परियोजना है हाँ, विष्णु घाट परियोजना, हाँ। उसकी चाई गाँव उसके नीचे जो पावर हाउस है उससे 2006 में वो धँसना शुरू हुआ था, तो उनको अभी तक सही ढंग से विस्थापन नहीं हो पाया। तो हम ये नहीं समझ पा रहे कि सरकारें कल चाई गाँव वालों ने काफ़ी उस पर हंगामा किया था, तो इससे आप समझ सकते हैं कि चाई गाँव को जब वो विस्थापित नहीं कर पाए, तो आप समझ सकते हैं कि औरों के साथ क्या स्थिति वो करने वाले हैं। अच्छा तिवारी जी, ये तो विकास हुँ, बनाम विनाश की लड़ाई है। मतलब आप ये देखिए, विकास भी चाहिए और उस पर उसको जिस अनियोजित तरीके से अगर हो रहा है तो उससे नुकसान भी हो रहा है। अब आप ये देखिए कि एक हम ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन की बात कर रहे हैं और हुँ, उसमें भी ये बताया जाता है काफी लंबी परियोजना है, उसमें भी पता नहीं 17 या 18 सुरंगें उसमें नीचे से निकल सुरंग है। रही हैं। तो हुँ, ये जो हो रहा है कि इस
मतलब आप कैसे बैलेंस करेंगे इस चीज को? मतलब अगर आपको नहीं। वहां ट्रेन भी पहुंचानी है और फिर आप हाँ। ये भी देखें कि भैया आप कहीं पब्लिक इससे सफर न करे, तो कहीं कमी कहां पर है ये? नहीं, ये बहुत अजीब-सी बात है कि हम विकास और पर्यावरण को कहते हैं ना कि इसको हम्म, बैलेंस कीजिए और लोग हम्म, कहते हैं कि विकास भी चाहिए, पर्यावरण भी चाहिए। हम्म, ये संभव नहीं है, ये बिल्कुल संभव नहीं है। विकास कैसा चाहिए? देखिए, एक बात ये है कि हिमालय जैसे कोई आदमी ये कहे कि हिमालय के लोग इतने पिछड़े हैं कि उनने ट्रेन नहीं देखी है। अगर मैं उसके प्रत्युत्तर में मैं एक बात कहूँ कि बॉम्बे के लोग इतने पिछड़े हैं कि उनने हिमालय नहीं देखा है। तो ये तो कोई बात नहीं है विकास के बारे में, हुँ? कि कोई लोग ये कहे कि पहाड़ इसीलिए विकसित होगा कि उसको रेल ही चाहिए। पहाड़ को इसीलिए जाना जाएगा कि उसको डैम ही चाहिए, है? लेकिन मैं भी कह सकता हूँ बॉम्बे और मद्रास के बारे में, मैं कलकत्ता के बारे में कह सकता हूँ कि बॉम्बे के लोग तो इतने पिछड़े हैं, उन्होंने हिमालय नहीं देखा है। लेकिन ये भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं। बॉम्बे में समुद्र है, समुद्र के किनारे वो बहता है, तो वहाँ पर समुद्र की जैसी नीतियाँ बननी चाहिए और हिमालय जो सेंसिटिव है, वहाँ पर हिमालय जैसी नीतियाँ बननी चाहिए। तो वो अपने आप संतुलन होगा उसका। आप देखिए कि पूरे जितने भी हमारे यहाँ टिहरी को देखिए, टिहरी में 125 गाँव को इन्होंने डुबाया, एक हमारे सांची शहर को डुबाया और मैं आपको उदाहरण देना चाह रहा हूँ कि 2400 मेगावाट बिजली की बात कही थी टिहरी बाँध के लिए। लेकिन हुआ क्या? आज 2006 में वो पूरा उत्पादन करना उसने शुरू किया, तो आज इतने साल हो गए हैं। इतने सालों में टिहरी बाँध अभी भी 800 मेगावाट बिजली पैदा नहीं कर पा रहा है। इससे हम समझ सकते हैं कि जहाँ इतने बड़ा विस्थापन, इतने बड़े कल्चर, इतने बड़े शहर, इतने सारे गाँव को डुबा के जब आप उसका चौथाई हिस्सा भी बिजली पैदा नहीं कर पा रहे हैं, तो ये फेलियर है। तो हाँ, ये तो आपने पर्यावरण को खत्म किया है, इसमें बैलेंस का तो बात ही नहीं है। आप तो एक छोटी-सी वो ज सफलता भी आपकी उसकी नहीं है, तो इस फेलियर को समझना चाहिए ना। हम्म, तो बजाय फेलियर को समझने के आप कह रहे हैं कि हम टिहरी अभी वो पंचेश्वर भी बनाएँगे। आप ये हमारे जोशीमठ के आस-पास आपने इतनी बाँध परियोजनाएँ बनाई हैं। अभी आपको देखा होगा हम लोग सब लोग हेलंग में गए थे। आपको शायद याद होगा अभी पिछले दिनों हम सब लोग हेलंग गए थे। हेलंग यही जोशीमठ के नीचे की घाटी है। तो वहाँ पर जी, जो आपकी जल विद्युत परियोजना जो बना रही है उसने यहाँ तक कि हमारी महिलाओं की पीठ से घास तक छीनी और उनको दूध मुहे बच्चे के साथ उनको आपने लॉकअप में बंद रखा। तो इससे बड़ी त्रासदी हमारे साथ और क्या हो सकती है कि तुम्हारे लिए बाँध परियोजनाएँ महत्वपूर्ण है। हमारे गाँव की जो महिला अपने डंगरों को पालने के लिए घास तक उसकी छीन रहे हैं, तो इससे समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी साजिश और कितना बड़ा जनता को उसके हकों से वंचित करने का रास्ता ये सरकारें तैयार कर रही हैं। बिल्कुल और सही बात है। और बिल्कुल जिस तरह से पहाड़ में कंक्रीट के जंगल खड़े हो रहे हैं, जिस तरह से वहां बड़े बड़े रिजॉर्ट बन रहे हैं, और वाकई ये बड़े सोचने वाली बात है। तिवारी जी, ये आगे अब देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं आप? जैसे ये जो भू धसाव हो रहा है जोशीमठ में, लोग वहां से निकल रहे हैं, कुछ लोगों को कहा जा रहा है कि आप हमसे पैसे ले लें, किराए पर रह लें, या उनके लिए कोई नई व्यवस्था उनके लिए बनाई जाएगी आगे जाके। अब अब सिलसिला तो शुरू हो गया है। अब देखिए, अब बारिश होगी तो बारिश के बाद और प्रॉब्लम आएंगी। ये स्थिति कहां जाके रुकेगी? इसका कोई समाधान भी है आपकी नजर में? नहीं, नहीं, हमारे घरों में तो एक ही समाधान था ना कि जब तक आप गाँव को गाँव की तरह नहीं रहने देंगे। हिमालय तो तभी बचेगा जब उसके गाँव बचेंगे, जब उसकी तमाम पारिस्थितिकी बचेगी। गाँव से ही पारिस्थितिकी को बचना है और आपने उन गाँवों को उजाड़ के, उन जंगलों से हमारे हकों को छोड़ के, उन जगहों पर आप बड़ी-बड़ी परियोजनाओं को आने का न्योता दे रहे हैं। अगर आपने वहाँ पर गाँव में विकास के विकेंद्रीकरण की नीति बनाई होती, गाँव के लोगों को गाँव में रहने का रास्ता तैयार किया होता, तो अपने ढंग का इकोलॉजी बनाते, अपने ढंग का एक पर्यावरणीय जो संतुलन है उसको बनाते, क्योंकि पहले भी हमारे यहाँ लोग रहते ही थे। और मैं आज भी ये बात कह रहा हूँ, बार-बार हम लोग कह रहे हैं, भूगर्भ शास्त्री भी इस बात को कह रहे हैं कि उत्तराखंड में या उत्तराखंड जैसी सब जगहों पर आपने पिछली बार देखा होगा कि केदारनाथ में आपदा आई, हमारे कश्मीर में आपदा आई, हमारे बगल के देश नेपाल में इतनी बड़ा आपका भूकंप आया, इन सबको हमने देखा है। और इस बीच हिमालय से लेके समुद्र तक बहुत सारी त्रासदियाँ हुई हैं, क्योंकि ये समय-समय पर भूगर्भीय कारण होते रहते हैं, क्योंकि हम जिस जगह पर रहते हैं वो इस ढंग के भूगर्भीय खतरे उसमें हमेशा रहते हैं और आज से नहीं, हमारे यहाँ 1872 से ही ढंग की आपदाएँ अलग-अलग ढंग से आ रही हैं, चाहे बाढ़ के रूप में आए, चाहे भूस्खलन के रूप में आए, चाहे वो भू-धसाव के रूप में आए, चाहे वो बड़े भूकंप के रूप में आए, ये कोई नई बात नहीं है। नई बात ये है
कि हमने जितनी भी प्राकृतिक आपदाएँ हैं, उनको बहुत तेज़ी के साथ विशेषकर 2 दशकों में हमने उसको तेज़ी के साथ मानव जनित आपदाओं में बदल दिया है। हमने नीति जनित आपदाओं में उसको बदल दिया है। इसलिए जब तक इन सरकारों के पास एक समझ नहीं होगी हिमालय को बचाने की या हिमालय जैसे और क्षेत्रों को बचाने की, तो तब तक आप हिमालय की बात नहीं है, वो जहाँ-जहाँ हम शहरीकरण के और बड़े विकास के मॉडलों को खड़ा कर रहे हैं, वहाँ ये स्थितियाँ आनी है। और उत्तराखंड के अंदर तो ये इसलिए भी आनी है क्योंकि जी ढंग का आपने एक तरफा फैसले लिए हैं जनता को किनारे रख के, तो उससे निश्चित रूप से उत्तराखंड में आने वाले दिनों में और संकट पैदा होने वाले हैं। जैसा आपने कहा कि इसका इलाज लगता है तिवारी जी से संपर्क टूट गया है। अब उनसे फिर बात करेंगे।